नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। 7 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरू करते खबरों का सिलसिला। निलंबित IPS GP सिंह की ओर से बिलासपुर हाईकोर्ट में रिट याचिका लगाए जाने के बाद राज्य सरकार ने अदालत में कैविएट दाखिल किया है। राज्य सरकार ने कहा कि इस मसले पर दायर याचिका में सीधे कोई फैसला या संरक्षण देने से पहले राज्य सरकार का पक्ष सुना जाए। इसके पहले GP सिंह ने खुद पर हो रही कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। 90 पन्नों की इस याचिका में GP सिंह ने पूरे मामले में स्वतंत्र एजेंसी CBI से जांच कराए जाने की मांग की है। याचिका में अंतरिम राहत के तौर पर किसी स्वतंत्र एजेंसी से मामले की जांच शुरू नहीं होने तक राज्य की पुलिस की जांच पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। इधर सूत्रों के मुताबिक EOW ने GP सिंह के सहयोगियों को नोटिस जारी किया है। मणिभूषण, प्रीतपाल चांडोक और राजेश बाफना को नोटिस जारी किया गया है। वहीं EOW की टीम निलंबित ADG के निवास पर भी गई थी, लेकिन नोटिस रिसीव नहीं होने पर वापस लौट गई। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर ACB ने GP सिंह के सरकारी आवास समेत करीब 10 ठिकानों पर छापा मारा था। 68 घंटे चले मैराथन छापे में 10 करोड़ से भी अधिक की बेनामी संपत्ति के कागजात, कुछ डोजियर, टूल किट, दस्तावेज और पेन ड्राइव मिले थे, जिसके बाद GP सिंह को निलंबित करते हुए राजद्रोह का केस भी दर्ज किया गया है। तो उनकी मांग ये है इस पिटीशन में कि इन्वेस्टिगेशन तो चले, लेकिन वो CBI या अन्य कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी करे, राज्य की पुलिस ना करे। जिसपे ये मांग की गई है कि जब तक CBI की इंक्वायरी नहीं हो जाती, स्टेट पुलिस को ये रोका जाए कि वो इन्वेस्टिगेट ना करे। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह की उपस्थिति में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें आज होने वाली मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लाए जाने वाले राजनीतिक प्रस्ताव के मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश में अनुसूचित जाति वाले बूथों को चिन्हित कर 100 से भी अधिक जनसंख्या वाले बूथ पर कमेटी गठित करने और मंडल स्तर पर सम्मेलन कराने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में अनुसूचित जाति की महिलाओं और युवतियों के साथ हुए अनाचार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव लाने पर भी इस बैठक में चर्चा की गई और इसके लिए विशेष रूप से अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह पहुंचे हैं। लाल सिंह ने कहा कि राज्य की नई सरकार में महिलाओं और युवतियों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कहते थे कि भाजपा को सरकार चलाना नहीं आता, अब वो खुद सरकार नहीं चला पा रहे हैं। तो आपको बता दें, अहम बैठक SC मोर्चा की ये बैठक, जिस पर यह कहा गया कि कांग्रेस हमेशा से दावा करती है कि बीजेपी सरकार नहीं चला पा रही है, लेकिन अब उनकी सरकार के कार्यकाल में ही SC वर्ग की महिलाओं और युवतियों पर अत्याचार हो रहा है। तो एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया। विरोध के संदर्भ में भी चर्चा की गई। सरकार के रहते दलितों पर अत्याचार हो रहा है तो स्वाभाविक है, उसके खिलाफ कौन से विषय है, कौन से मुद्दे हैं, कौन सी तारीख तय होना चाहिए, कब उसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। वैसे तो छत्तीसगढ़ में लगातार आंदोलन पार्टी और मोर्चा कर ही रहा है। इन सब विषयों पर कहीं ना कहीं प्रदेश कार्य समिति में मंथन होता है। राज्य सरकार के जो अनुसूचित जाति विरोध के नीति से कार्य कर रहे हैं, उसके विरोध में सड़क की लड़ाई लड़ने की बातें इसमें आई हैं, उसकी कार्य योजना बनी। तो इस तरह से आगामी 3 महीने का हमने इसमें कार्य योजना बनाए हैं। सबको कार्यकारिणी की बैठक में रखेंगे और फिर हमारा संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। प्रिया पांडे रायपुर से और विवेक पटेल भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विवेक, आपका रुख करेंगे, आज क्या कुछ खास होने वाला है मध्य प्रदेश में? आज मध्य प्रदेश की बात करें तो वैक्सीनेशन का जो आज का कार्यक्रम है वो करीब 27 जिलों में होगा। 24 जिलों जो है प्रदेश के, वहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं होगा। वहाँ जो कोल्ड चेन का जो कार्य है उसके उपकरण जो है उनको दुरुस्त किया जाएगा, इसलिए 27 जिलों में ही आज वैक्सीनेशन होगा। इसका मतलब साफ है कि प्रदेश में फिलहाल वैक्सीन की कमी है और इसलिए सरकार चरणबद्ध तरीके से जो है वैक्सीन लगवा रही है लोगों को। हालांकि अभी तक वैक्सीनेशन के जो आंकड़े मध्य प्रदेश में आए हैं वो काफ़ी सुखद रहे हैं। अभी तक 2 करोड़ 30 लाख से अधिक लोग जो है
पहला डोज लगवा चुके हैं वैक्सीनेशन का और दूसरा डोज लगवा चुके हैं। इसके अलावा करीब हम यदि बात करें तो 1 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो अब पहला डोज लगवा चुके हैं। तो ये एक सुखद खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो वैक्सीनेटेड आबादी है वो करीब 5.5 करोड़ से अधिक है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश का जो लक्ष्य है वो अक्टूबर के महीने तक वैक्सीनेशन का 100% आबादी को वैक्सीनेशन करवाने का है, उसकी तरफ मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा हम यदि बात करें तो संघ की जो बैठक चल रही है चित्रकूट में, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। आज भी संघ की बैठक का ये दूसरा दिन है। आज क्षेत्र प्रचारक और क्षेत्र सह प्रचारकों के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत का संवाद होगा और फीडबैक लिया जाएगा। अभी तक की अपने अपने क्षेत्र के प्रांत के बारे में जो जानकारी है वो ली जाएगी, क्या कुछ वहाँ पर गतिविधियाँ हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय जिन पर संघ हमेशा फोकस करता है उन विषय पर चर्चा की जाएगी। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में संघ की गतिविधियां बढ़ाने पर, शाखाएं बढ़ाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही 5 राज्यों के चुनाव और यूपी चुनाव खासकर फोकस है संघ की बैठक का। तो आज संघ की बैठक का चित्रकूट में दूसरा दिन है। संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी है वो वहां पर मौजूद है। इसके अलावा हम यदि बात करें तो आज महामहिम राज्यपाल उज्जैन के दौरे पर रहेंगे और महाकाल के दर्शन करेंगे। पिछले दिनों राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने मध्य प्रदेश के 30वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। उसके बाद ये पहला उनका महाकाल के दरबार में दौरा है। आज वो महाकाल के शरण में आशीर्वाद लेंगे और आशीर्वाद लेकर प्रदेश की उन्नति और तरक्की की कामना करेंगे। तो मध्य प्रदेश में इस तरह की आज की गतिविधियां हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में कई महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होंगे। तो ये मध्य प्रदेश की तमाम राजनीतिक गतिविधियां हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल दौरे पर है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इस वक्त अलग अलग विधायकों के समूहों से अलग अलग दिनों पर बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। चलिए विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। प्रिया हमारी सहयोगी रायपुर से हमारे साथ बनी हुई है। प्रिया, भाजपा की एक अहम बैठक हो रही है, कल भी वो बैठक हुई थी। इधर मुख्यमंत्री जो है शिमला दौरे पर है, जीपी सिंह पर लगातार कार्रवाई जारी है। क्या कुछ अपडेट इन तमाम खबरों पर आने? बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब 2 दिवसीय शिमला दौरे पर हैं। आज देर शाम वो जो है राजधानी रायपुर लौट आएंगे। वो पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शिमला गए हुए हैं। वहां से वे नई दिल्ली जाएंगे, वहां पर कुछ राजनीतिक बैठकें होनी है और उसके बाद वे आज देर शाम 7 बजे राजधानी रायपुर लौट आएंगे। इसके अलावा आज अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक रखी है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति के लाल सिंह आर्य जो हैं वो शामिल होंगे। बीते दिनों में एससी वर्ग की महिलाओं के साथ जितने भी केसेस हुए हैं उन पर वो विस्तार से चर्चा करेंगे। किस तरीके से राज्य सरकार के खिलाफ इन मामलों को लेकर काम करना है, किस तरीके से कार्य योजना बनानी है, इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। एक पूरी कार्यकारिणी तैयार की जाएगी कि किस तरीके से सरकार पर इन विषयों को लेकर हमला किया जाए और किस तरीके से इन महिलाओं के साथ जिनके साथ अत्याचार इन दिनों में हुआ है उनके लिए किस तरीके से और काम किया जा सकता है, इन तमाम विषयों पर चर्चा विस्तार से की जाएगी। साथ ही कुछ राजनीतिक प्रस्ताव एससी महिलाओं के लिए लाने की भी चर्चा जो है वो चल रही है। तो इन तमाम विषयों को लेकर बैठक की जानी है। इस वक्त प्रदेश के लिए फिर से एक बार चिंता की बात यह है कि प्रदेश में संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में 391 नए संक्रमण के मामले आए हैं राहुल, और ये चिंता की बात इसलिए क्योंकि एक बार फिर से पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी अब बढ़ गई है, 5 हो गई है। और चिंता की इन सब में जो सबसे ज्यादा बात है वो ये है कि अभी भी ज्यादातर मामले जो है सुकमा और बीजापुर से आ रहे हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जंगल के क्षेत्र हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं बहुत बेहतर नहीं है। अभी भी बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा केसेस बीजापुर और सुकमा से ही आए हैं। तो ये इस वक्त ज्यादा चिंता की बात है। अभी भी राज्य सरकार भी इसी होड़ में लगा हुआ है कि किस तरीके से अब जो संख्या बढ़ रही है, बीते अब 1 महीने की बात कर लें तो अभी भी ज्यादातर जो केसेस हैं वो सुकमा, बीजापुर या बस्तर के किसी जिले से ही ज्यादा आ रही हैं। तो अभी स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें या राज्य सरकार की बात कर लें, उनके लिए चुनौती यही है कि किस तरीके से इन क्षेत्रों पर संक्रमण पर काबू पाया जाए और इन क्षेत्रों में किस तरीके से संक्रमण पर रोक लगाई जाए। तो ये तमाम खबरें हैं राहुल जिन पर आज दिन भर IBC 24 अपने दर्शकों को अपडेट करवाता रहेगा। बिल्कुल, हम अपडेट दिन भर देते रहेंगे और आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, भाजपा शराबबंदी का वादा पूरा नहीं किए जाने को लेकर लगातार सरकार को घेर रही है। बीजेपी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ने तो इसे लेकर आंदोलन भी चलाया हुआ है।
अब इसे लेकर शराबबंदी के लिए बनी कमेटी के प्रमुख सत्यनारायण शर्मा ने भाजपा से पूछा है कि अगर शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी लेंगे क्या। उन्होंने भाजपा नेताओं से सवाल किया कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में शराब नहीं बिक रही, भाजपा शासित राज्यों में शराब बंद करने की मांग क्यों नहीं करते। भाजपा के नेता एक और शराबबंदी की मांग करते हैं, वहीं इसे लेकर बनाई गई कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होते हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने शराबबंदी करने का वादा किया था, न कि बीजेपी ने या किसी और राज्य ने। शराबबंदी की कमेटी के बारे में उन्होंने कहा कि कमेटी की बैठक कब और कहां होती है, इसकी सूचना ही उन्हें नहीं दी जाती। शराब मध्य प्रदेश में नहीं बिक रही, शराब इनके टाइम नहीं बिकी। अपने 15 सालों में क्या किया इन्होंने शराब को लेकर के। एक तरफ हमको इस बात का डर है कि जहरीली की शराब का सेवन करने से मौतें हुई हैं और हो सकती हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी ने कल पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर रायपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पुराना कांग्रेस भवन से राजीव भवन तक साइकिल रैली निकाली। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूला देवी नेताम ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई पर लगाम नहीं कस पा रही है, आम आदमी बढ़ते खर्च से परेशान है। उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा। आने वाले दिनों में भाजपा सांसदों के निवास के सामने महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता धरना देंगी। मोदी सरकार के शासनकाल में महंगाई से कमर तोड़ दी गई है। 7 साल की सरकार में देश का अर्थव्यवस्था बिगड़ चुका है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को पंजीयन में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने सभी एसडीएम राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा है कि पंजीयन के लिए किसी भी प्रकार के नोटरीकृत आवेदन का प्रावधान नहीं किया गया है। सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि किसान की ओर से खुद प्रमाणित और कृषि विस्तार अधिकारी की ओर से सत्यापित आवेदन ही किसानों के पंजीयन के लिए पर्याप्त है। पंजीयन के लिए किसानों से किसी भी प्रकार के नोटरीकृत आवेदन लेने से मना किया गया है और इस योजना के अंतर्गत संयुक्त खातेदार कृषकों का पंजीयन नंबरदार के नाम से किया जाएगा। स्कूल खोलने को लेकर निजी स्कूलों ने एक सर्वे किया है, जिसके आधार पर निजी स्कूलों का दावा है कि 90% से भी ज्यादा पालक स्कूल खोलने के पक्ष में हैं। हालांकि पालक ये जरूर कह रहे हैं कि स्कूल 6वीं से आगे की कक्षाओं के लिए खोले जाएं। स्कूल खोलने को लेकर लगातार निजी स्कूल सरकार से मांग कर रही है। सरकार ने फिलहाल स्कूल नहीं खोले जाने का फैसला लिया है। सरकार के फैसले के बाद निजी स्कूलों ने 12 से अधिक जिलों में सर्वे कराया है। उनका दावा है कि 50 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 से भी अधिक परिजनों ने से मुलाकात की है और स्कूल खोलने को लेकर उनका क्या मत है ये भी जाना है। लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने कहा है कि ये फैसला मंत्रिपरिषद में लिया जाना है। पिछली बार भी स्कूल पर फैसला मंत्रिपरिषद ने लिया था और इस बार निर्णय वहीं से लिया जाएगा। बच्चों से भी हमने राय ली, अलग से राय ली और पालकों से राय ली। उसमें सारे लोग स्कूल खोलने के पक्ष में, ज़्यादा उसमें जो बहुतायत राय है वो 6वीं से ऊपर स्कूल खोलने के पक्ष में। तो ये सारी राय जितनी हमारे पास सर्वे की जो रिपोर्ट आई है प्रदेश के अलग अलग जगहों से, उसको लेकर हम माननीय डायरेक्टर श्री कमलप्रीत सिंह जी से मिलेंगे। उच्चतम स्तर का निर्णय है। पिछली बार भी जब स्कूल खोले गए थे तो मंत्रिपरिषद में इसका निर्णय हुआ था, तो इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा। और क्योंकि इसमें दूसरा विभाग, स्वास्थ्य विभाग का भी अभिमत रहता है। अन्य राज्यों में खोलने की स्थिति में और यहाँ पे कोरोना की स्थिति में उच्चतम स्तर पे ये निर्णय लिया जाएगा। ग्वालियर में लोक निर्माण विभाग के एसडीओ रविंद्र सिंह कुशवाहा के घर ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की। जांच में पता चला कि एसडीओ का घर ही 4 करोड़ का है, जबकि ग्वालियर भोपाल में 3 फ्लैट, प्लॉट और दुकानें भी उसने खरीद रखी है। डबरा में 75 बीघा जमीन के कागज भी मिले हैं। छापेमारी के दौरान ईओडब्ल्यू अफसरों ने जब संपत्ति जुटाने का सोर्स पूछा तो एसडीओ के पास कोई जवाब नहीं था। आपको बता दें कि वहीं पीडब्ल्यूडी में एसडीओ रविंद्र सिंह कुशवाहा के प्रदेश के आईएएस और आईपीएस अफसरों से घनिष्ठता है। शिकायत में कहा गया था कि कुशवाहा ने अपनी 35 साल की सर्विस में अरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठा कर ली है।
माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके उनके 2 मकानों में, एक डीवीसी में मकान नंबर 14 है जहाँ निवास करते हैं यहाँ पर, और दूसरा नागा चंदनी में पारस घाट गार्डन में मकान है। दोनों मकानों में 2 टीमों द्वारा छापा डाला गया है। अभी छापा कार्रवाई चल रही है। छापे में इनके घर से नकदी, ज्वेलरी, बैंक और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनको वेरीफाई किया जा रहा है। अभनपुर के पास अवैध मुरुम उत्खनन का विरोध कर रहे एक ग्रामीण और उसके बेटे के साथ मारपीट का आरोप सरपंच पति पर लगा है। घटना का मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया था जो कि वायरल हो गया है। वीडियो में सरपंच पति मारपीट और गाली गलौज करता हुआ नजर आ रहा है। उत्खनन की खबर पर पहुंचे ग्रामीण ने पोकलेन चालकों से पूछा कि किसकी अनुमति से खनन हो रहा है। इस पर पोकलेन चालक ने सरपंच को खबर दी और आरोप है कि सरपंच का पति अपने कुछ लोगों के साथ आया और पीड़ित के साथ गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। घटना के बाद पीड़ित ने अभनपुर थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। जानकारी मिलने पर सरपंच पति भी अपने सहयोगी के साथ थाने पहुंचा और पीड़ित पर ही कार्रवाई की मांग करने लगा। बता दें कि बताया जाता है पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 बनने के बाद सतना के कोलगवां थाने में इस कानून के तहत पहला अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कहानी 15 साल पहले शुरू हुई थी जब आरोपी रफी ने राकेश कुशवाहा बनकर एक महिला को अपने प्रेम जाल में फांसा। महिला अपने पति को छोड़कर छद्म राकेश के साथ रहने लगी, जिससे एक बेटी भी हुई। आरोपी कई वर्षों तक अपनी पहचान छिपाने में कामयाब रहा। आरोपी की पोल बीते साल महिला के सामने खुल गई। तब आरोपी ने बेटी की हत्या करने की धमकी देकर मुंह बंद करा दिया। दोनों का धर्म परिवर्तन भी करा दिया। इतना ही नहीं, राशन कार्ड में मां बेटी का नाम भी बदलवा दिया। लेकिन आरोपी ने वैधानिक रूप से महिला से शादी नहीं की। तब पीड़िता ने पुलिस से मामले की शिकायत की। कल पीड़िता ने रिपोर्ट की है। इस पर थाना कोलगवां में बलात्कार और धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धारा 3 के तहत केस रजिस्टर किया गया है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नया रायपुर में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे बाल गृह का खुलासा हुआ है। महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने अवैध बाल गृह संचालित होने की जानकारी मिलने के बाद तत्काल वहां पर दबिश दी और वहां से 20 बच्चों को मुक्त कराया। मुक्त कराए गए बच्चों में बालकों को माना स्थित शासकीय बाल गृह में भेजा गया है, वहीं बालिकाओं को माना स्थित SOS चिल्ड्रन होम में भेजा गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस अवैध बाल गृह का संचालन रिसाली भिलाई का लाइफ शो फाउंडेशन कर रहा था। जांच के दौरान पता चला कि बाल गृह संचालन में जरूरी प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं किया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग ने इस मामले में किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सरगुजा में मानवता को शर्मसार करता एक मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली कि एक महिला ने अपने नाती को बेच दिया। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मामले में एक और अपराध का खुलासा हुआ। डिगमा की रहने वाली एक महिला के गर्भवती होने पर उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसने एक बेटे को जन्म दिया। महिला पूरी तरह से ठीक हो पाती है इसके पहले ही नानी ने अपने नाती को एक दंपत्ति को बेच दिया। इस दंपत्ति की पहले से ही 5 बेटियां थी और अब पुलिस ने बच्चे खरीदने वाले शख्स रोशन और बच्चे की नानी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि बच्चे की मां नाबालिग है। ऐसे में पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म का एक और केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामले में जांच आ रही है कि किसी से उसका अवैध संबंध था, जिस दौरान उसने एक बेटे को जन्म दिया और इलाज के दौरान ही उसने एक अन्य व्यक्ति उस बच्चे को बेच दिया उसकी नानी ने। तो ये कितने में बात हुई थी, कितने में बेचा है? अभी ये जांच जारी है। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताजा अपडेट के लिए अब बने रहिए IBC24 के साथ। नमस्कार।